वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, क्लास 7th की आपकी सोशल साइंस की जो बुक है अवर एनवायरनमेंट, इसको हम कर रहे हैं और इसके चैप्टर 1 के 2 लेक्चर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ये आपका 3rd लेक्चर होगा आपकी कौन सी बुक, अवर एनवायरनमेंट का। और इसके अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर है, वो क्या नाम है, एनवायरनमेंट। क्या मतलब होता है इसका, पर्यावरण या फिर वातावरण। इसके फर्स्ट चैप्टर को हम कर रहे हैं। अब आपके सामने बुक है, आपको क्या करना है, ये वाली बुक खोल लीजिए। इस बुक को खोल के चैप्टर 1 निकालिए और चैप्टर 1 में जो जहां जहां पे भी प्रॉब्लम है वहां लिखना शुरू कीजिए। चाहे साथ में रखना चाहें तो आप अपनी कॉपी भी रख सकते हैं, बुक तो रखनी है ही, फिर उसमें आप लिखना शुरू कीजिए। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं हम। लेकिन उससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं पहले के 2 लेक्चर्स में, थोड़ा सा हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम चीजों को दोहरा लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आया कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट को हमने पढ़ा, जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, हमारे आसपास जो भी चीजें हमें दिखती हैं, वो सारा क्या है हमारा, वो हमारा एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट के अंदर हमने देखा क्या चीजें होती हैं, दोनों तरह के आपको चीजें मिल जाएंगी, नेचुरल भी और मैन मेड भी। कौन कौन सी, मैन मेड भी मिलेंगी और नेचुरल भी मिलेंगी। और ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट हमने देखा, ये नेचुरल एनवायरनमेंट में 2 तरह की चीजें दिखाई देती हैं। क्या क्या, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, जो लिविंग बीइंग से मिलकर बना होता है, यानी जहां पे सब जीवित लोग हैं, जहां पे सब जीवित हैं। नॉन एबायोटिक क्या होगा, जहां पे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जहां पे अजीवित चीजें हैं। ठीक है, ये चीजें हमने देखा नेचुरल फिनोमेना में। नेचुरल अगर हम देखें, नेचुरल एनवायरनमेंट में ये चीजें होंगी। तो हमने इसके बाद हमने पढ़ने की कोशिश की कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंज क्यों हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है। डे बाय डे अगर हम देखें हमारे एनवायरनमेंट में बहुत चेंज आ रहे हैं। तो कौन कर रहा है, ह्यूमंस चेंज कर रहे हैं। कौन चेंज कर रहे हैं, यहां पे अगर हम देखें तो ह्यूमंस इसे चेंज कर रहे हैं। किस लिए चेंज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ आवर नीड, हमारी जरूरतों की वजह से, हमारी जरूरतों की वजह से। यहां पे हमने देखा कि नेचुरल एनवायरनमेंट को जब हम पढ़ रहे थे, हमने क्या पढ़ा, एनवायरनमेंट पढ़ा। एनवायरनमेंट के अंदर हमने पढ़ा ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक नेचुरल और एक ह्यूमन मैन मेड, जिसे हमने बोला। तो जो नेचुरल है, नेचुरल भी 2 तरह की चीजों से मिलकर बना हुआ नेचुरल एनवायरनमेंट, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको हमने बायोटिक और एबायोटिक बोला। और यहीं पे अगर हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करें, जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी बात करें, तो उसमें क्या आ जाएगा, प्लांट एंड एनिमल किंगडम। और वहीं पे एबायोटिक की बात करें तो एबायोटिक फैक्टर्स में, यानी कि अगर हम देखें नॉन लिविंग थिंग्स में, हमने क्या पढ़ा, लैंड, एयर एंड वाटर, ये हमने पढ़ा। वहीं पे जब हम लैंड को पढ़ रहे थे तो लैंड के साथ साथ हमें एक वर्ड हमारे सामने आया जिसको हमने बोला लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या था कि अर्थ की जो सबसे ऊपर की जो हार्ड सरफेस होती है, अर्थ के ऊपर की, ऊपर वाली जो सरफेस है, हार्ड सरफेस है, उसको हमने लिथोस्फेयर बोला। और ये हमारे किस किस काम आती है, हमने देखा कि यहाँ पे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, जहाँ पे लोगों को खाना मिलता है, पेड़ पौधे होते हैं, घर बनाते हैं, रहने के लिए जगह मिलती है, वो सारी लैंड पे मिलती है। देन उसके बाद सेकंड आया जिसको हमने वाटर बोला, जिससे हमारा हाइड्रोस्फेयर आया। हाइड्रोस्फेयर जहाँ पे वाटर वगैरह है। अब ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जीने के लिए बहुत जरूरी होता है पानी, ये हमें हाइड्रोस्फेयर से मिलता है। फिर हमने थर्ड देखा एयर से, एयर से हमें मिला एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। एटमॉस्फेयर क्या है, जो हमारे ऊपर की थिन एयर है, यानी अर्थ के चारों तरफ जो पूरी एयर की जो लेयर है, हवा की जो लेयर है, जहां तक हवा है वहां तक एटमॉस्फेयर है। तो ये एटमॉस्फेयर की जो लेयर अर्थ के साथ है। अब ये अर्थ के साथ जुड़ी हुई कैसे है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के चारों तरफ ये हवा यहां पे हमेशा रहती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ खींच के रखती है। इन चीजों को हमने बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर में देखा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, और ये पूरी हवा होगी जो अर्थ के चारों तरफ है, एटमॉस्फेयर। अब उसके बाद देखा प्लांट और एनिमल, जो हमारे बायोटिक फैक्टर्स हो गए नेचुरल एनवायरनमेंट के। इसको हमने देखा कि किसको क्या बोला हमने, इसको बोला बायोस्फीयर। जहां पे प्लांट और एनिमल्स रहते हैं वो हमने क्या बोला, बायोस्फीयर। क्या, बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल, जहां पे जीवित लोग यानी कि लिविंग थिंग्स रह रही हैं, जहां पे लिविंग थिंग्स यानी कि प्लांट और एनिमल रह रहे हैं।
और ये कहां पाया जाएगा? जहां पे लैंड होगा, जहां वाटर होगा और जहां पे एयर होगी। जहां तीनों चीजें मिलेंगी वहां बायोस्फीयर मिलेगा। यानी कि जहां पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों चीजें मिल रहे होंगे वहां पे हमें बायोस्फीयर मिलेगा। ये हमने देखा। अभी इसी नेचुरल एनवायरनमेंट का एक पार्ट और हमारा बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। आज हम ये इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है यानी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड जो एनवायरनमेंट बचा, हमने नेचुरल एनवायरनमेंट कवर कर देंगे इसको खत्म करके, फिर बचेगा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, उसको भी हम आज की क्लास में खत्म करेंगे और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे एक्सरसाइजेज जो इसकी हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम इकोसिस्टम को समझते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम, ये हम समझते हैं। तो वही कहानी से समझते हैं जो इन्होंने कहानी सुनाई। एट एन एनसीसी कैंप, एक एनसीसी कैंप में रवीज क्लास वाज अटेंडिंग। एक एनसीसी कैंप में जिसमें रवि क्लास अटेंड कर रहा था, उसमें क्या हो रहा है? जेसी एक्सक्लेम्ड, जेसी उसका जो दोस्त है वो एकदम से चिल्लाया, जेसी चिल्लाया रवि की क्लास में। जेसी चिल्लाया, क्या चिल्ला के बोला? उसने बोला व्हाट अ हैवी डाउनपोर, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। डाउनपोर मतलब बारिश, ठीक है। व्हाट अ हैवी डाउनपोर, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। वो चिल्लाया अचानक से देख के। कौन चिल्लाया? तो जेसी चिल्लाया। अब इसमें क्या हुआ? इसमें रवि बोलता है कि उसको इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, उसको अपने घर की याद आ गई, केरला की। इंडिया में केरला, केरल कहां पे है? साउथ साइड में, है ना। आपको याद होगा इंडिया का अगर नक्शा देखा हो तो इंडिया के नक्शे में इधर कहीं पे आपको केरल दिख जाएगा, ठीक है। इंडिया के साउथ साइड में आपको केरल दिखेगा और यहाँ पे पूरा ओशियन है, इधर भी ओशियन है, इधर भी ओशियन है ना। ये पूरा ओशियन आपको यहाँ दिख जाएगा। तो यहाँ पे केरल की बात कर रहा है, तो उसको जो है इतनी तेज बारिश देख के, किसको? जेसी को उसके कहाँ की याद आ गई? केरल की घर की याद आ गई, ठीक है। केरल की याद आ गई घर की, कि मेरे घर पे भी इतनी तेज बारिश होती है। यू शुड कम एंड सी, वो बाकियों को बोल रही है, क्या? जैसी बोल रही है रवि को कि आपको आना चाहिए और देखना चाहिए। बाकी अपने दोस्तों को भी बोल रही है, क्या बोल रही है? कि आप सबको आना चाहिए। यू शुड कम एंड सी, और देखना चाहिए हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स, कि वहां बरसते ही रहता है, बरसते ही रहता है, बरसते ही रहता है, हमेशा बारिश ही होती रहती है, बारिश ही होती रहती है। तो केरला में कैसा है एनवायरमेंट? वहां बारिश होती रहती है। इसने बताया कि आप सबको आना चाहिए और हमारे केरला में चल के देखना चाहिए कि कितनी बारिश होती रहती है, बारिश होती रहती है, खूब बारिश होती है। ये यहाँ पे बोल रहा है ओवर दी लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। किसके ऊपर? बहुत सारा ग्रीनरी एरिया है केरला का ही। मैंने एक फोटो लिया तो इतना बहुत ग्रीन एरिया है, यहाँ पे बारिश होती रहती है और यहाँ पे खूब सारे आपको कोकोनट ट्रीज मिल जाएंगे। इन कोकोनट प्लांटेशंस के ऊपर ये बारिश होती रहती है, यहाँ पे इतनी बारिश यहाँ पे होती है। लेकिन वहीं पे जैसे ही इसने बोला, जैसी ने, कि हमारे यहाँ पे केरला में इतनी बारिश होती रहती है, वहीं पे हीरा जो कि जैसलमेर में है। जैसलमेर कहाँ पे है? तो जैसलमेर आपका राजस्थान वाले एरिया में आ जाएगा। यहाँ से ऊपर गुजरात दिखेगा, यहाँ के ऊपर राजस्थान आपको दिखता है। तो राजस्थान के एरिया में जैसलमेर है और जैसलमेर में पूरा डेजर्ट है, वहां बारिश नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे हीरा है जैसलमेर से, वो भी एक्सक्लेम्ड, वो भी मतलब एकदम से चौंका और बोला वी गेट नो रेन्स, हमारे यहाँ तो बारिश होती ही नहीं। एक जो केरला से है इंडिया में, वो तो बोल रहा है हमारे यहाँ पे इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि बरसते ही रहता है पूरे साल। वहीं पे दूसरा जो कौन है? दूसरा हीरा जो जैसलमेर में है, वो क्या बोल रहा है कि हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती है। वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर। कीकर वहां पे एक पेड़ है जो पाया जा रहा है, कीकर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। वहां पे जहां पे बारिश कम होती है वहां कीकर मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या बोला? वी सी ओनली कीकर, हमें वहां पे सिर्फ कीकर दिखाई देता है, एंड सैंड, और रेत दिखाई देता है, ठीक है। एज फार एज आईज कैन सी, जहां तक दूर तक जहां तक देख सकें, या तो रेत दिखाई देगा या कीकर दिखाई देगा। हमें इतनी ग्रीनरी नहीं दिखती। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, देखो कैसे रेत पड़ा हुआ है, चारों तरफ रेत, और पीछे आपको कीकर दिखाई देंगे, जो यहाँ के पेड़ है कीकर, बस ये दिखता है, वहां और कुछ दिखता ही नहीं जैसलमेर में, उसने बोला। देन उसके बाद रवि उसका दोस्त था, वो बोलता है बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, आपको ऊंट भी तो दिख जाएंगे, जैसलमेर में ऊंट भी तो दिखते हैं। बोला हाँ ऊंट भी दिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे केरल में देखो कितनी बारिश हो रही है, यहाँ बारिश होती नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रेत और कीकर है। तो अलग अलग चीजें,
अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो हीरा बोलता है, हीरा ने बोला नॉट जस्ट कैमल्स, सिर्फ कैमल ही नहीं, इफ यू विजिट आवर डेजर्ट, अगर आप हमारे डेजर्ट में आओगे, वहां पे रेगिस्तान में आओगे, तो आपको क्या दिखेगा? यू विल सी स्नेक्स, सांप, लिजर्ड्स, छिपकली वगैरह, और एंड इंसेक्ट्स टू, और अलग अलग तरह के बहुत सारे कीड़े। अगर रेगिस्तान में आओगे तो सांप भी दिखेंगे आपको, छिपकलियां, लिजर्ड्स दिखेंगी, देन उसके साथ साथ क्या दिखाई देगा? उसके साथ साथ बहुत सारे इंसेक्ट्स भी दिखाई देंगे। ये सारी चीजें यहाँ हमें दिखाई देने वाली। कहाँ? ये हमने देखा रेगिस्तान में। केरला में तो वहां पे पूरा ग्रीन फील्ड है, उसके ऊपर बारिश ही बारिश हो रही है। इतनी चीजें हमने देखी। अब उसके बाद अगर हम देखें रवि वंडर्ड, ठीक है, रवि को भी आश्चर्य हुआ। रवि को आश्चर्य हुआ, वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेरी मतलब अलग हो जाते हैं, कि भाई क्यों? एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं, जो वेजिटेशन है, यानी कि वहां पे जो उपज हो रही है वो, और उसके बाद द वे पीपल लिव, कि जिस तरह से लोग रहते हैं। एनिमल्स, वेजिटेशन और किस तरह से लोग रहते हैं, ये चीजें कैसे अलग हो जाती हैं जगह से जगह। कि जहां पे हमने रेगिस्तान देखा वहां हमें ऊंट दिखाई दे रहे हैं, कीकर दिखाई दे रही है, लेकिन केरला में जाओ तो वहां पे हमें कोकोनट की प्लांटेशन दिखती है, पूरा ग्रीन एरिया दिखता है। वहां के लोगों का रहन सहन अलग है, राजस्थान के लोगों का रहन सहन अलग है। ये क्यों हो रहा है? क्यों ऐसे अलग अलग मिल जाते हैं? आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? यानी कि जो एनवायरमेंट है, जो एरिया है, जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान से वहां का रहन सहन जुड़ा हुआ है। क्या केरला में जो इतना ग्रीनरी है, जो वहां डेली बारिश हो रही है, उस चीज से वहां के लोगों का रहन सहन जुड़ा हुआ है? क्या ये आपस में रिलेटेड है? वहां का एनवायरमेंट और वहां का रहन सहन, वहां का वेजिटेशन, वहां के एनिमल्स, क्या ये आपस में रिलेटेड हैं? क्या एनवायरमेंट में एक चीज दूसरे चीज से रिलेटेड है? ये चीज देखी, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन था। तो वहीं पे अगर हम देखें टीचर, तो टीचर रिप्लाई करता है ओ यस वेरी मच सो, हाँ बिल्कुल ऐसा है, ज्यादातर ऐसा होता है। ठीक है, टीचर क्या रिप्लाई देता है? वेरी मच सो, कि ज्यादातर ऐसा होता है कि जो जहां का एनवायरनमेंट है वहां की चीजें आपस में रिलेटेड रहती हैं, एक चीज से दूसरी चीज इफेक्ट होती है। जहां रेगिस्तान होगा वहां पे कीकर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो रेगिस्तान से या बारिश से रिलेटेड है। बारिश कम है तो कीकर है, बारिश ज्यादा है तो पूरा ग्रीन एरिया मिल जाएगा। तो जैसा वहां का एनवायरनमेंट है, जैसी वहां की सराउंडिंग होगी, वैसे ही वहां के लोग होंगे, वहां के एनिमल्स होंगे और वहां का वेजिटेशन होगा। ये एक चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एनवायरनमेंट से सारी चीजें, आदमी से एनिमल, उसके बाद आदमी क्या खाएगा वो किस पे डिपेंडेंट है, कि वहां पे किस तरह का वेजिटेशन होता है, क्या चीज वहां उगती है, तो उस चीज पे ये भी डिपेंड करता है। तो सारी चीजें एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, दिखाई देंगी। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप कहीं देखें ज्यादा गर्मी होती है तो क्या करेंगे, हम हल्के हल्के कपड़े पहनते हैं, मतलब बहुत ज्यादा डार्क कलर के नहीं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ना। वो हमेशा एनवायरनमेंट के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती हैं। वहीं पे अगर हम आगे देखें, आगे चलने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो आपकी बुक हमें देती है, आपकी बुक आपको देती है, वो क्या है कि हर साल 5 जून को, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ये छोटी सी जानकारी है। 5 जून को हर साल क्या है, एनवायरनमेंट डे है, हमें भी मनाना चाहिए। उस दिन पर्यावरण के बारे में हमें सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये है। अब उसके बाद कैसे रिलेटेड है वो देखते हैं। हमने पढ़ा कि आर, ये सभी क्या जो है सभी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। टीचर ने बोला हाँ, कैसे, देखते हैं। ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग, ये क्या कर रहे हैं, डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। ये जो उसके आसपास की सराउंडिंग है उसके ऊपर निर्भर करते हैं कि वहां पे किस तरह का माहौल है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बींग हो। इसीलिए लोगों का रहन सहन उसकी सराउंडिंग के हिसाब से बदलता है। जैसे गांव में लोगों का रहन सहन देखो और शहर में देखो, सराउंडिंग के हिसाब से रहन सहन बदल गया।
कि गांव के लोगों का रहन सहन कुछ और दिखता है, शहर के लोगों का रहन सहन कुछ और दिखता है ना, बिल्कुल दिखता है। कैसे बदला? क्योंकि हमारी सराउंडिंग चेंज हुई, एनवायरमेंट चेंज हुआ। तो सब कुछ एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे कि किसी प्लांट को ले लो, प्लांट भी आपको जगह जगह के हिसाब से चेंज मिल जाएंगे। अब साउथ में, केरला में कोकोनट ट्री होते हैं, क्या नॉर्थ में कभी देखे आपने? क्या आपने अपने स्टेट में कभी कोकोनट ट्री देखे? नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? क्यों नहीं देखे? क्योंकि हमारा एनवायरमेंट, हमारी सराउंडिंग अगर हम देखें, वहां का एनवायरमेंट या वहां की सराउंडिंग कोकोनट ट्री के लिए नहीं बनी, या कोकोनट ट्री उस सराउंडिंग के लिए नहीं बना। वो कहां होगा? जहां पे उसे बहुत सारी बारिश मिलेगी। तो वो कहां मिल रही है? साउथ में, यानी कि केरला में। तो प्लांट डिपेंड कर रहा है उसके इमीडिएट सराउंडिंग पे, कि सराउंडिंग कैसी है तो वैसा प्लांट हो जाएगा। एनिमल्स भी, कैमल आपको दिखाई देंगे रेगिस्तान में, कैमल्स आपको ज्यादातर रेगिस्तान में दिखेंगे, ठीक है। जंगली जानवर हमेशा जंगलों में दिखेंगे। तो ये जानवर भी, एनिमल्स भी उनकी सराउंडिंग पे ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर निर्भर करते हैं कि कहां कौन से एनिमल्स होंगे। वहीं पे ह्यूमन बींग्स कैसे रहते हैं, ये भी उसकी सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया गांव और शहर का, कि गांव में जो आदमी रहते हैं, गांव में जितने भी इंसान रहते हैं वो अलग तरीके से रह रहे हैं, और शहर में जो रह रहे हैं वो अलग तरीके से रह रहे हैं। दोनों में फर्क है। क्यों? क्योंकि उनकी इमीडिएट सराउंडिंग डिफरेंट है। तो इमीडिएट सराउंडिंग पे उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आगे देखते हैं। ऑफन, अक्सर, दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अक्सर वो एक दूसरे के ऊपर भी निर्भर है, सिर्फ सराउंडिंग नहीं, एनिमल प्लांट के ऊपर निर्भर है, प्लांट एनिमल के ऊपर निर्भर है, ह्यूमन बीइंग एनिमल्स के ऊपर और प्लांट के ऊपर निर्भर है, और वैसे ये भी ह्यूमंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये सारे आपस में एक दूसरे के ऊपर भी इंटरडिपेंडेंट है। जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज सिर्फ सराउंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट हो, आपस में भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये ह्यूमन बीइंग सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं पे ऐसी जगह पे रह रहा है जहां पे सिर्फ सराउंडिंग पे, उसे खाना भी तो होगा। खाने के लिए उसे कहीं ना कहीं प्लांट के ऊपर या एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जैसे नॉर्थ में हमें क्या मिल जाता है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कहां पे, अगर हम कहीं पे देखें तो कहीं पे भैंस का दूध मिल जाता है, कहीं नहीं मिलता है। तो वहां हो सकता है कि वो गाय के दूध पे रह रहा हो या किसी और पशु के दूध पे रह रहा हो। जहां पे दूध अवेलेबल है वहां दूध पीने वाले लोग मिल जाएंगे, जहां नहीं है वहां नहीं मिलेंगे। जहां राइस ज्यादा होता है वहां राइस ज्यादा खाने वाले मिलेंगे, जहां नहीं होता है वहां पे राइस कम खाने वाले मिलेंगे। हर तरह का है, वहां के प्लांट के ऊपर डिपेंड रहेंगे ये कि वहां पे होता क्या है, वह वैसा ही उनका खान पान हो जाएगा। कैसे वहां पे एनिमल्स हैं वैसे एनिमल्स को पालेंगे वो, है ना। तो ये एक दूसरे के ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सराउंडिंग के ऊपर है कि जैसे सराउंडिंग होगी वैसा होगा, नहीं, एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंड है। ये सिर्फ सराउंडिंग के ऊपर नहीं, आपस में एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट है। समझ में आया? आगे चलते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो रिलेशन है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन में आपस में जो रिलेशन है, वो रिलेशन एज वेल एज और रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, जो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित लोग हैं, जीव हैं, और उसकी जो सराउंडिंग है, इसके बीच का रिलेशन, सबका आपस में और इनका सराउंडिंग के साथ क्या रिलेशन है, ये रिलेशन ही फॉर्म एन इकोसिस्टम, ये रिलेशन ही इकोसिस्टम बनाता है। समझ में आया इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम कुछ नहीं है, इकोसिस्टम है कि हम जैसे आप हैं, आप अपनी सराउंडिंग के हिसाब से कैसे रहते हैं। दूसरा कि आप अपने आसपास की चीजों के साथ कैसे रहते हैं, आपके साथ जो आप खाते, खान पान क्या है आपका, क्यों है, क्योंकि वहां पे उगता ही वो है। आपके आसपास एनिमल्स क्या दिखाई देते हैं, उनसे आपका क्या रिलेशन है, ये इकोसिस्टम होता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। आगे देखते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, कि एक इकोसिस्टम होता है जो बड़े से रेन फॉरेस्ट का, यानी कि जहां पे हम वर्षावन, जिसका हिंदी में नाम बोल सकते हैं, कि बड़ा सा एरिया जहां पे वर्षा होती रहती है, इस तरह का फॉरेस्ट जहां पे वर्षा हो रही है, एक बड़े से एरिया में भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। एक बड़े से ग्रासलैंड में भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। एक ही इकोसिस्टम कि एक बड़े से ग्रासलैंड में वही सिस्टम हो, कि जिस तरह का रिलेशन उनका आपस में है वो हर जगह सेम हो उस ग्रासलैंड में। या फिर एक बड़े डेजर्ट का भी अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है,
डेजर्ट का होगा ना, कि जहां डेजर्ट होगा वहां कैमल मिलेंगे, तो कैमल का डेजर्ट के साथ क्या रिएक्शन है, तो वो कैसे डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। तो ये भी डेजर्ट का भी अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है, माउंटेन का अपना अलग इकोसिस्टम हो सकता है। अब माउंटेन का इकोसिस्टम इसका इकोसिस्टम मैच करेगा नहीं, है ना, ये इसका अलग हो सकता है। लेक्स का अपना अलग हो सकता है, एक रिवर का अपना अलग हो सकता है, ओशियन का अलग हो सकता है, और इवन अगर हम छोटा सा एक तालाब ले लें, गांव में छोटा सा एक तालाब हो, उसका भी अपना एक इकोसिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि उस तालाब में रहने वाले जो जीव हैं, तालाब में रहने वाले जो जीव हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंट होंगे। ऊपर से वो अपनी सराउंडिंग से डिपेंडेंट होंगे कि कैसा वहां का मौसम है, कैसा वहां पे सराउंडिंग है, उससे भी डिपेंड करेंगे। तो एक तालाब का भी, एक छोटे से तालाब का भी अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है। तो इकोसिस्टम समझ में आया? इकोसिस्टम कुछ नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर जो निर्भरता है ना, जो व्यवस्था है कि किसी भी एनवायरनमेंट में किसी के रहने की जो व्यवस्था है, वही तो इकोसिस्टम है। वही इकोसिस्टम है कि किसी भी एनवायरनमेंट में कैसे कोई रह सकता है, किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेशन बना के रह सकता है, ये इकोसिस्टम होता है। ठीक है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? क्या आपको लगता है जिस पार्क में रवि और उसके दोस्त खेलते थे वो भी एक इकोसिस्टम बनाता था? बिल्कुल बनाता होगा। क्यों? क्योंकि उस पार्क में भी क्या था, उस पार्क में अपने गेंदे के फूल थे, वहां पे बटरफ्लाईज आती थी, तो कहीं ना कहीं उनका इकोसिस्टम एक बना हुआ था जो उस एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो एक पार्क का भी अपना एक इकोसिस्टम था। ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है इकोसिस्टम को ही इसने डिफाइन किया, इट इज द सिस्टम, ये एक व्यवस्था, एक सिस्टम है। इकोसिस्टम क्या है? एक सिस्टम है, व्यवस्था है जो बनाई गई है, फॉर्म्ड बाय इंटरएक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, उन सब का आपस में जो इंटरेक्शन है, आपस में जो एक दूसरे के साथ जो व्यवहार है, एक तो इस चीज से जो व्यवस्था बनी, दूसरी विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। और किसके साथ इंटरेक्शन? जो एनवायरनमेंट है, जिस सराउंडिंग में वो रह रहे हैं, उसके साथ उनका क्या फिजिकल इंटरेक्शन या केमिकल इंटरेक्शन है। केमिकल इंटरेक्शन कैसे होगा? केमिकल इंटरेक्शन कैसे होगा कि जैसे अगर हम देखें, हमारा, अगर मैं लगाता हूं अगर मैं इंटरेक्शन बताऊं कि आपका या प्लांट का कैसे इंटरेक्शन हो सकता है आपस में। प्लांट हमें क्या दे रहे हैं? फूड दे रहे हैं। हम प्लांट को क्या दे रहे हैं? हम क्या दे रहे हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो प्लांट को मिलती है। कहीं ना कहीं रिलेशन है। प्लांट से हमें ऑक्सीजन भी मिल रही है, तो हमारा कहीं ना कहीं रिलेशन है, हमारा कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हो रहा है किसी ना किसी तरीके से, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो इस तरीके से एक तो इन्वायरमेंट के साथ क्या है, और दूसरा आपस में एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन है, इस सब का जो एक मिला के एक सिस्टम बनता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है। लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। और ये सारा किस चीज से लिंक है? ये सारा जो इंटरेक्शन है ये लिंक होता है एनर्जी और मटेरियल के ट्रांसफर से। जैसे अगर हम देखें, पौधा है, उसको कोई जानवर खाएगा, उस जानवर को इंसान खाएगा, तो कहीं ना कहीं एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। पौधे से उस जानवर में आई, जानवर से इंसान में, इंसान ने खाया तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपस में इंटरेक्शन हुआ कि वो पौधे का एनिमल का था ये इंटरेक्शन, कि वो एनिमल के लिए वो क्या था? खाना था, लेकिन इंसान के लिए खाना क्या था? वो जानवर था। तो इंटरेक्शन हुआ। ये एक इकोसिस्टम है, ये एक सिस्टम बन गया कि इस तरीके से चीजें चलेंगी तो वो इकोसिस्टम हो गया। समझ में आई चीजें? अब आगे चलते हैं। इकोसिस्टम को समझ लिया तो जैसे एक किसी ने ये वो बना दिया, स्केच और ब्रिंग फोटोग्राफ और योर प्लेस लाइक स्टूडेंट इन द स्टोरी। जैसे वहां पे स्टूडेंट हैं, कोई केरला का बता रहा है, कोई जैसलमेर का बता रहा है, तो अपने हिसाब से एक स्केच बनाइए उस एरिया के एनवायरनमेंट का कि कैसा वो एनवायरनमेंट होगा। ठीक है। जैसे इसने बनाया, इसने एक इसका जल वाले उसका एक इकोसिस्टम बना दिया कि इसके ऊपर देखो कितने लोग डिपेंडेंट हैं, तो इसका अपना एक इकोसिस्टम है। यहां पे ये रह रहा है, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, इसका इस एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है,
वो सारा रिलेशन मिलके एक इकोसिस्टम बनाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने इकोसिस्टम के बारे में हम पूरा जाना। अब हमारा क्या हुआ, बायोटिक फैक्टर्स जो हमारे थे वो सारे हमने क्या किए, कहीं ना कहीं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हमारे थे यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट है वो हमने कंप्लीट किया। कि नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने लिथोस्फेयर पढ़ा, हाइड्रोस्फेयर पढ़ा, उसके बाद हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा, बायोस्फेयर पढ़ा, और उसके बाद इकोसिस्टम को भी जाना, इकोसिस्टम होता क्या है। अब हम जानेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी कि मैन मेड एनवायरनमेंट, जिसको आदमी बनाते हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी अपनी सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, है ना। सराउंडिंग के साथ ह्यूमन का इंटरेक्शन चल रहा है, एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। और एनवायरनमेंट को मॉडिफाई भी कर रहे हैं, इसको हम देख चुके हैं। क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं, नीड के हिसाब से, जैसी जरूरत हो वैसा मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे हमें अपने घर से स्कूल तक जाना है, कच्चा रास्ता है, कैसे जाएं, तो वहां रोड बना दी। हमने क्या किया, इंटरेक्ट किया एनवायरनमेंट के साथ, उसको मॉडिफाई किया। हमने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके मॉडिफाई किया। हमने कहीं ना कहीं दखल अंदाजी की। हमने क्या किया, एनवायरनमेंट में चेंज किया। वही तो इंटरेक्शन है। किसी भी तरह का अगर हम दखल अंदाजी है वो इंटरेक्शन ही तो है। हमने चेंज कर दिया, वहां रोड बना दी ताकि इजी हो जाए। तो हमने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई भी किया अपनी नीड के हिसाब से। जैसे जो शुरुआत में जो ह्यूमंस रहते थे, अर्ली ह्यूमंस जिसे हमने बोला, शुरुआत में, अभी तो हम कई हजार साल बाद के बाद अब आए हैं। हमसे कई हजार साल पहले जो आदमी आते थे, उस टाइम तो कपड़े भी नहीं होते थे, खाने के लिए पकाने के लिए आग नहीं होती थी। तो उस टाइम के लोगों ने कैसे रहना शुरू किया, तो जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने खुद को एडेप्ट कर लिया, ढाल लिया, अपने आप को ढाल लिया किस हिसाब से, themselves to the natural surrounding। जो उस टाइम पे उसकी जो नेचुरल सराउंडिंग थी उसके हिसाब से ढाल लिया। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे मैन मेड कुछ था नहीं। तो शुरुआत में जब आदमी आया तब तो सारा नेचुरल ही था, क्योंकि आदमी आया ही तब था। बनाएगा क्या, बनाने का तो टाइम आएगा ना। जब शुरुआत में आदमी आया तो हर जगह नेचर ही नेचर है, सब कुछ नेचुरल है। तो उसने क्या किया, नेचर के हिसाब से खुद को ढाल लिया। जो जो मिली वो खा लिया, जो खाने का मिला खा लिया। ठीक है, उसे पता नहीं था कैसे खाते हैं, तो जो मिला वो खाता गया, धीरे धीरे सीखता गया। तो धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, दे लेड है सिंपल लाइफ, बिल्कुल साधारण सी जिंदगी जी उन्होंने शुरू में, एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। और अपनी जो भी जरूरत थी, जो आसपास की चीजें दिखती थी, उसी से ही अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते थे। विद टाइम नीड्स, विद टाइम के साथ साथ नीड ग्रू, जो हमारी जरूरत है वो बढ़ने लगी, इंसान की जरूरत बढ़ने लगी। तो इंसान ने क्या किया, बिकेम मोर वेरिड। और ये जो जरूरत है ये अलग अलग होने लगी, कि अब खाने की नहीं, अब हमें एरिया ज्यादा चाहिए, अब हमें और ज्यादा उगाना है, अब हमें पैसा कमाना है। तो कहीं ना कहीं हमारी नीड बढ़ने लगी और अलग अलग होने लगी। अब मुझे ये भी चाहिए, अब मुझे वो भी चाहिए, डिमांड बढ़ने लगी। तो उससे क्या होगा, तो धीरे धीरे ह्यूमन लर्न न्यू वेज। आदमियों ने या फिर इंसानों ने क्या किए, नए नए तरीके खोजे टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का यूज करने के, कि कैसे यूज में लाया जाए चीजों को और कैसे उन्हें मॉडिफाई किया जाए। तो इसके नए नए तरीके ढूंढे उन्होंने। ठीक है, उसको चेंज कैसे किया जाए एनवायरनमेंट को, ये सारे तरीके ढूंढे। दे लर्न टू ग्रो, उन्होंने क्या सीखा, शुरू में उन्होंने कुछ चीज उगाना सीखा, अनाज को उगाना सीखा। क्यों, क्योंकि वो ढूंढते रहते थे, इधर उधर गए कि कहां खाने के लिए कहां मिलेगा, क्या मिलेगा, पता नहीं था। तो उन्होंने धीरे धीरे अनाज को उगाना सीखा, कि एक जगह रुक के कहीं खाना सीखा। नहीं तो घूमते रहते थे, जहां मिला वहां खा लिया, जहां पे खाने का मिला वहां रुक गए, नहीं तो आगे चल दी। लेकिन जब अनाज उगा तो उन्होंने रुकना शुरू किया। क्या किया उन्होंने, क्या किया, जब अनाज मिला तो उसको उगाना शुरू किया, उसकी सहायता करने के लिए, इंसान की सहायता करने के लिए, ताकि अनाज उगाने में सहायता मिल सके। उसने पशुओं को पालना शुरू किया, डोमेस्टिकेट एनिमल, क्योंकि उसकी जरूरत बढ़ी उसको। अब पशु जो है, पहले पशु जिसका शिकार कर रहा था, अब उसे वो अपनी हेल्प के लिए नजर आने लगे कि ये मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो उसे उसने पालना शुरू किया। और उसके बाद एक जगह
रुकना शुरू किया, सेटल्ड लाइफ शुरू की। नहीं तो पहले यहां से कार मिला तो यहां चला गया, कहीं और मिला तो वहां चला गया। अब उन्होंने क्योंकि कहीं उगाया है तो रुकना पड़ेगा, तो उस रुकने के लिए वहां पे एक सेटल्ड लाइफ शुरू हुई, एक जगह सेटल होना शुरू किया, एक जगह स्थिर होना शुरू किया। ठीक है, ये चीजें हुई। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, उसके बाद उन्होंने पहिया बनाया। ये सारी कहानियां तो हम पढ़ चुके हैं ना, पहिया बनाया। और उसके बाद अगर हम देखें जहां खेती शुरू हुई है तो जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा खाना उगाने लगे, और ज्यादा खाना उगाने लगे तो उसके बाद क्या होगा, बार्टर सिस्टम आया। अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है, पहले इसको समझते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। कि जैसे आज हमें कोई भी चीज चाहिए तो हम क्या जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, पैसे देते हैं, चीज को खरीद लाते हैं। लेकिन जब पैसे नहीं थे तो क्या था, लोग चीजें कैसे खरीदते थे, चीजें ऐसे खरीदते थे जैसे मैंने गेहूं उगाए तो मुझे आम चाहिए तो मैं आम वाले के पास जाऊंगा, भैया ये लो 2 किलो गेहूं दे दो, मुझे आम दे दो, 2 किलो गेहूं लेके मुझे आम दे दो। ऐसे ही चलता था। गांव में तो आज भी कई जगह पे है, गांव में आज भी कई जगह पे चीज के बदले चीज मिलती है, कि जैसे गेहूं के बदले कुछ और ले लिया, या फिर जो भी उन्होंने उगाया है उसके बदले कुछ और ले आए। इस सिस्टम को बोलते थे बार्टर सिस्टम। एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना, उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, जहां पैसे वैसे नहीं चलते। क्या बोला इसे, बार्टर सिस्टम। क्या बोला, बार्टर सिस्टम। तो जैसे ही अनाज ज्यादा होना शुरू हुआ, बार्टर सिस्टम शुरू हो गया, यानी उस अनाज के बदले वो कुछ और लेने लग गए। जिसके पास जो चीज ज्यादा है, अगर उसे जरूरत है तो अपना अनाज उसे देके थोड़ा सा उधर से वो ले आए। तो ये बार्टर सिस्टम शुरू हुआ, और इस बार्टर सिस्टम की वजह से ट्रेड शुरू हो गया, व्यापार शुरू हुआ, और इसी की वजह से बिजनेसेस बढ़ने लगे और बड़े बड़े व्यापार शुरू हुए। और यहीं पे अगर हम देखें, इस व्यापार के चलते हुए औद्योगिक क्रांति आई, जहां पे उद्योग बनने लगे, और बड़े बड़े उद्योग जहां स्थापित होते हैं, मशीनीकरण हुआ, मशीनें आई, और मशीन से जब चीजें बनेंगी तो क्या होगा, बहुत सारी मात्रा में चीजों का प्रोडक्शन होगा। क्योंकि जो एक आदमी एक दिन में बनाएगा, मशीन तो उसको 2 मिनट में बना देगी, है ना। तो बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस होने लगी, बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगी। यहां पे अगर हम देखें तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, और कॉमर्स और ज्यादा बढ़ गया, व्यापार और ज्यादा बढ़ गया। व्यापार और ज्यादा बढ़ा तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या किया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया, बहुत सारी चीजें बनाने लग गया। इंडस्ट्रीज आई, क्या करेंगी, जब मशीन से चीजें जल्दी जल्दी बनेंगी तो बहुत सारी चीजें बनने लग गई, और जब बहुत सारी चीजें बनने लग गई तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन हमें चाहिए था, कि उनको सामान को ले जाया जा सके बेचने के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हुआ। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तेज होने लगा, बढ़ने लगा, और धीरे धीरे आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन यानी संचार क्रांति आई। ये हम सब अपनी जरूरत के हिसाब से सारी चीजों को बदलते गए, और सारी चीजें बनती चले गई। अब इस इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन की वजह से कम्युनिकेशन यानी कि संचार, एक दूसरे से बात करना और ज्यादा इजी हो गया और स्पीडी हो गया। आप यहाँ बैठे बैठे किसी को वीडियो कॉल भी आज कर सकते हैं। तो क्या शुरू में भी ऐसा ही था? नहीं, ये धीरे धीरे हमने अपनी नीड के हिसाब से बदला है। तो ये हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट है, जहां पे ह्यूमन ने अपनी नीड के हिसाब से सब कुछ चेंज करता चला गया, अपने आसपास की चीजें। और आज देखो, व्हाट्सएप कॉल करते हैं, वीडियो कॉल हो जाती, करते हैं ना, वीडियो कॉल से भी हम बात करते हैं। पहले सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल बात करते थे, उसके लिए भी रेंज नहीं मिलती थी कई जगह पे, और उससे पहले तो चिट्ठी लिखते थे, महीने बाद उसका रिप्लाई आता था। उससे पहले सोचो क्या होता होगा, लोगों को जाना पड़ता था, पैदल जाते थे इतनी दूर तक, और जाके वो जवाब लेके आते थे, संदेश भिजवाए जाते थे उससे भी पहले। तो देखो कितना चेंज किया हमने, अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को चेंज किया। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग ए जूसी वाटरमेलन इन अ समर? क्या कभी आपने सोचा कि आपको गर्मी में तरबूज क्यों पसंद है खाना, या फिर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर, और सर्दियों में हमें मूंगफली खाना, भुनी हुई मूंगफली खाना, ये क्यों पसंद आता है? गर्मियों में मूंगफली हमसे ज्यादा नहीं खाई जाएगी, और सर्दियों में वाटरमेलन हमसे ज्यादा नहीं खाया जाएगा। क्यों? गर्मियों में ही क्यों खाया जाता है, इतना ज्यादा हम क्यों खा लेते हैं? या सर्दियों में ही हम मूंगफली क्यों खाते हैं इतनी? क्यों? क्योंकि हमारे लिए क्या होता है, अगर वाटरमेलन देखें तो गर्मियों में ठंडक पहुंचाता है, और पीनट यानी मूंगफली को देखें तो सर्दियों में हमें वो गर्मी देते हैं।
इस वजह से इस मौसम के हिसाब से ऑटोमेटिकली हमारा शरीर उस हिसाब से बदल जाता है और उस हिसाब से हम चीजें खाने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस हिसाब से भी बदलाव हमारे में आता है। क्यों? क्योंकि हम सराउंडिंग से भी इंटरेक्ट करते हैं। जैसे सराउंडिंग चेंज हुई, हमारा खान पान बदल गया, बदला। इसी को बोला ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। एक बहुत ही सही संतुलन बना रहना चाहिए। किस में? नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में। जो नेचर का एनवायरनमेंट है और जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, उसमें नेचुरल अगर हम देखें एक बैलेंस आप बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं है आप सर्दियों में भी ठंडी चीजें खाओ, बीमार हो जाओगे। गर्मियों में ज्यादा गर्म चीजें खाओगे, बीमार हो जाओगे। तो इसीलिए ये बैलेंस एक बना रहता है। सर्दियों में अपने आप वाटरमेलन खाने का, तरबूज खाने का मन करेगा, गर्मियों में वाटरमेलन खाने का मन करेगा, और वहीं पे सर्दियों में तो अपने आप मूंगफली खाने का मन करेगा, क्योंकि गर्म होती है, सर्दियों में हमें गर्म चीजें चाहिए, है ना। तो इसलिए ये एक बैलेंस सा जो है ये बना रहना चाहिए। किस किस के बीच में? नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। और आदमियों को ये सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से उसके अपने एनवायरनमेंट के साथ एक सामंजस्य बैठा के रहा जा सकता है, कैसे एनवायरनमेंट के साथ एक बैलेंस बना के रहा जा सकता है। ये ह्यूमंस को सीखने की जरूरत है और सीखना पड़ेगा। वहीं पे नूरी, एक गर्ल जो मिजोरम से है, वो रवि की क्लास में है और अक्सर बात करती है किसकी? अपने लश ग्रीन सराउंडिंग्स की, ऑफर प्लेस, जो उसके प्लेस में है। बहुत ग्रीनरी बताती है अपने, मेरे घर में तो इतनी ग्रीनरी है। उसने देखा कि रवि है ना बहुत ही अपसेट हो रखा है, रवि है ना बहुत ही दुखी हो रखा है। किस बात पे? क्योंकि उसका प्लेग्राउंड, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा जहां से कहानी शुरू हुई थी, क्योंकि प्लेग्राउंड सारा खोद दिया था, प्लेग्राउंड में खेलने की जगह नहीं बची, तो उसकी वजह से रवि बहुत दुखी था। तो नूरी ने क्या बोला? नूरी ने बोला कि आओ हमारे घर आओ। नूरी ने उसको इन्वाइट किया अपने घर में, हिम टू विजिट हर होम स्टेट, अपने घर के स्टेट में, मतलब जो जहां पे वो रहती है वहां उसको इनवाइट किया ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन, जो आने वाली छुट्टियां थी उनमें बोला कि तुम मेरे घर आओ। वहां पे क्या है? रवि इज टीचर, क्योंकि वहां पे क्या है? लश ग्रीन सराउंडिंग, बहुत ही ग्रीनरी है वहां पे। तो उसने बुलाया कि तुम हमारे वहां पे चलो, वहां देखना, वहां बहुत मजे आएंगे तुम्हें। तो यहाँ पे रवि का जो टीचर है वो क्या बोलता है? आज द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप। वो स्टूडेंट्स को बोलता है कि वो लैंडस्केप जो भी आपको दिखाई दे, जो भी भू आकृति जिसे हम कह सकते हैं, जो भी आपको जमीन पे दिखाई दे रहा है उसका एक आपको पिक्चर बनाना है। जो भी वहां पे घर दिखाई देते हैं या जो भी एक्टिविटीज है वहां पे रहने वाले लोगों की, या फिर अलग अलग जगहों की, जो जहाँ पे वो घूमने जाएं ड्यूरिंग हॉलीडे, उसका एक पिक्चर बना के लाना है, मैडम टीचर ने बोला। तो आपको भी यही करना है। जगह जगह जहाँ पे भी जाओ तो वहां के लोग कैसे रहते हैं, वहां के लोग कैसे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका खान पान क्या है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब भी देखो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ के लोग ऐसे क्यों रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके एनवायरनमेंट से मैच करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए उनका रहन सहन वैसा हो जाता है। तो अगली बार जब भी अपने मम्मी पापा से बात करो तो हमेशा अपने एनवायरनमेंट से, अपने रहन सहन के बारे में पूछना कि पापा हम ये ड्रेस ऐसे वाली क्यों पहनते हैं, जैसे वहाँ वाले लोग पहनते हैं वो क्यों नहीं पहनते। तो आपको जवाब मिलेगा कि हम कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से बैलेंस बना रहे हैं। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। क्या करना है? अपने किसी भी जो आपके आसपास जो भी वृद्ध आदमी हो उससे पूछना है नेबरहुड में, और कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है। पूछना है कि जब आप छोटे थे तब आपके आसपास किस तरह के ट्री होते थे, कि जो भी आपके आसपास जो सबसे बूढ़ा दिखाई दे, सबसे उम्र में ज्यादा दिखाई दे, उससे पूछना है कि आपके टाइम पे कैसे ट्रीज होते थे। उससे पूछना है आपके टाइम पे किस टाइप के इंडोर गेम खेले जाते थे। और क्या पूछना है कि उनके टाइम पे जब वो छोटे थे तो फेवरेट फ्रूट क्या होते थे। और अगर हम देखें तो उनसे ये भी पूछना है कि वो गर्मियों में और सर्दियों में अपने आप को कैसे सुरक्षित करते थे। ज्यादा गर्मियों तब कैसे सुरक्षित करते थे और ज्यादा सर्दियों तब कैसे सुरक्षित करते थे, ये भी उनसे पूछना। और इन सब का एक आंसर बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे एनवायरनमेंट के हिसाब से चीजें चेंज होती हैं, एनवायरनमेंट से कैसे ह्यूमन रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो ये हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो इसकी समरी जो आज हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम क्या है? वो सिस्टम जिसमें सारे प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग आपस में इंटरेक्ट करते हैं।
आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उसके साथ साथ ये अपनी इमीडिएट सराउंडिंग के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो ये हमारा होता है इकोसिस्टम। कौन सा सिस्टम? कि ऐसा सिस्टम जिसमें प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और आसपास की सराउंडिंग से भी इंटरेक्ट करते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। वहीं पे हम ये हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट था जो हमारा बचा हुआ था, ये हमने कवर किया। हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा कि ह्यूमन क्या करते हैं, ये भी इंटरेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ और अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई यानी चेंज भी करते हैं। जैसे हमने पुराने टाइम के इंसान को पढ़ा कि उसके पास क्या था, जब नेचर ही नेचर थी, खुद का कुछ बनाया नहीं था, तो उसने अपने आप को ढाल लिया एनवायरनमेंट के हिसाब से कि जैसा एनवायरनमेंट से मिल रहा है वैसा लेते जाओ, सीखते जाओ और बढ़ते जाओ। तो उसने शुरू में क्या किया, शुरू में उसने कुछ भी अपना खाने पीने के लिए उगाना शुरू किया, फिर एनिमल्स को पालना शुरू किया, फिर धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ पे आई, धीरे धीरे पहिए का निर्माण हुआ। जब पहिया बन गया तो उसके बाद सरप्लस फूड होने लग गया, फूड ज्यादा हुआ तो उसने कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम शुरू किया और इस बार्टर सिस्टम से ट्रेड शुरू हुआ, ट्रेड से कॉमर्स यानी कि व्यापार बढ़ने लगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से और ज़्यादा उत्पादन बढ़ने लगा। कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन हमें ज़रूरत पड़ी तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा बढ़ा और उसके बाद कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो कम्युनिकेशन भी हमने फास्टर किया और आज के टाइम पे हम व्हाट्सएप से वीडियो कॉल भी कर पाते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से, इस चैप्टर से हमने सीखा कि ह्यूमंस का अपने एनवायरनमेंट के साथ एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत जरूरी है ह्यूमंस का, नेचर का ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ। तो दोनों में जब तक बैलेंस बना रहेगा तब तक चीजें सीधे चलती रहती हैं। जहां भी बैलेंस गड़बड़ा रहता है वहीं गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए क्या बोला गया, जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान है, उसको क्या करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट के साथ सामंजस्य बैठा के यानी कि हार्मनी में और उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए, बैलेंस बना के रहना चाहिए। एनवायरनमेंट को ज्यादा मॉडिफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अपने हिसाब से, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो ये हमारा पहला चैप्टर था जिसको हमने किया और यही आशा कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जहां भी समझ में नहीं आता है कमेंट्स में लिखिए, हम जरूर उसको समझाएंगे और जरूर उसके ऊपर फिर से कोई वीडियो लेके आएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज के साथ और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।